तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या है। उसके बाद से हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो हर वीडियो में जिस प्रकार से हमने आपको कुछ रूल बताए हैं, उसके बाद से हम फार्मूले को बताए हैं और उसके बाद से आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट बनाना सिखाएं। तो इस वीडियो में भी उसी प्रक्रिया के द्वारा हम आपको ट्रांसलेट बनाना सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि पहचान क्या है। देखिए, जो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में जो हमारे वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंत में या तो हमें ता था मिलेगा, या ता थी मिलेंगे, या ते थे मिलेंगे। और यदि ये शब्द वाक्य के अंत में नहीं आते हैं, तब हमें ये जो शब्द हमने लिखा है या, ई, ए, खा, खी, खे, तो ऐसे शब्द हमें वाक्यों के अंत में मिलते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम पहचानते हैं कि जो वाक्य है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है और कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उनमें कार्य जो होंगे भूतकाल में होना पाया जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझिए। पहला एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता था। देखिए, यह जो वाक्य है किससे संबंधित है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। कैसे, तो देखिए हमने आपको अभी पहचाने बताया कि वाक्य के अंत में क्या हो, ता था, ती थी, ते थे, या हो, ई, ए, खा, खी, खे। यदि ऐसे शब्द आते हैं तो यह जो वाक्य होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो देखिए यहाँ पे जो हमने वाक्य दिया है, इस वाक्य के अंत में क्या मिला हमें, ता था, और यही ता था हमें बताता है कि यह जो वाक्य है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरा एग्जांपल हम देखें, तो दूसरा एग्जांपल है, मैं कानपुर गया था। यह जो है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो देखिए, जो यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसके अंत में हमें क्या मिला, या था। तो या था ऐसे हमें मालूम हो रहा है कि यह किससे संबंधित है, तो पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक इसी प्रकार से तीसरा एक एग्जाम्पल देखा जाए जिसके वाक्य में क्या, वाक्य के अंत में ई मिले। तो जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है, वह स्कूल गई। देखिए इसके अंत में क्या है, ई। इसी ई से हमें मालूम हो रहा है कि यह जो टेंस है किससे संबंधित है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो इस प्रकार तीन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया कि कैसे जानेंगे कि जो दिया गया वाक्य है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। तो अब हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो ट्रांसलेट बनाने से पहले हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से पहला रूल आप जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाने से पहले हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है, जिसमें से पहला रूल है, रूल नंबर पहला, कि सकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं,
तो सेकेंड फॉर्म का। देखिए यह जो रूल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि हमारा सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों में है तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है उसे भी आप लिख लीजिए। सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। देखिए जो इसका फार्मूला है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि हर फार्मूले में हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। किसका प्रयोग करेंगे हम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यह जो है हमारा क्या है, रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाने के लिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, और उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और अंत में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इस फार्मूले को हम किस प्रकार से लागू करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसी पर हम लागू कर रहे हैं। हम आज बैंक गए थे। क्या है हमारा वाक्य, हम आज बैंक गए थे। ठीक, तो देखिए यह जो वाक्य है, वाक्य के अंत में हमें क्या मिला, ए थे, और ए थे से हमें मालूम भी हो जाएगा कि किससे संबंधित है, तो पास्ट इंडिफिनिट से। अब जो ही हमें मालूम हुआ कि यह जो वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट से संबंधित है, तो त्यों ही हमें याद रहना चाहिए कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला, तभी हम इसका ट्रांसलेट बना पाएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला हमने आपको बताया था क्या, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वही फार्मूला हम इसमें लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो बी। ठीक, उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बैंक गए थे, तो यहाँ पे क्या है, जाना। यहाँ पे जाना जो है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका प्रयोग करते हैं हम गो। और यहाँ पे हम प्रयोग किसका करना है, तो सेकेंड फॉर्म का। और यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो वी वेंट, कहाँ गए थे, तो बैंक, टू बैंक। यहां पे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आज के लिए क्या लिखेंगे, तो टुडे। तो क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, वी वेंट टू बैंक टुडे। हम आज बैंक गए थे। तो यह जो हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, उसने खाना खा लिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए दूसरे एग्जाम्पल के अंत में क्या आ रहा है हमें, या, और या से हमें मालूम भी हो जा रहा है कि यह जो वाक्य है किससे संबंधित है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। ठीक, तो देखिए इसका भी हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसी फार्मूले के आधार पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, तो सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, ही। उसके बाद से क्या प्रयोग करते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो खाना, और खाना का जो स्पेलिंग होता है क्या होता है, ईट, और ईट का जो सेकेंड फॉर्म होता है क्या होता है, एट। तो क्या हो जाएगा, ही एट। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना, और खाना क्या, भोजन यानी कि फूड, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना हमारा ट्रांसलेट, ही एट फूड, उसने खाना खा लिया।
ठीक उसी प्रकार से ये हम एक तीसरा एग्जाम्पल देखें तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है मैंने मोर देखा। क्या है? मैंने मोर देखा। तो देखिए इस वाक्य के भी अंत में क्या मिला? खा। तो खा जब मिला तो किससे संबंधित हुआ? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। तो देखिए इसका जो हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, क्योंकि इस समय हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी फार्मूले का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसका ट्रांसलेट बनाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो मैंने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? आई। उसके बाद से वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे देखिए क्या है? देखा। ठीक, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या होता है स्पेलिंग? तो सी होता है। क्या होता है? सी। लेकिन यहाँ पे जो ही हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा। क्या होगा? सा। तो आई सा। क्या देखा हमने? तो मोर। मोर के लिए क्या होता है? पिकाक। पिकाक और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना? आई सा पिकाक। मैंने मोर देखा। तो ठीक इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल को भी आपको बता दे रहे हैं कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें ता था तिथि वाले वाक्यों को नहीं लिए। क्यों? क्योंकि इसको तो आप आसानी से जान जाएंगे कि यह जो वाक्य है वो पास्ट टेंस से संबंधित है, लेकिन आप इन शब्दों को नहीं जानते होंगे कि इसके वाक्यों में या, ई, खा, खी, खे भी आते हैं। तो इसीलिए हम कुछ अन्य प्रकार के एग्जाम्पलों को आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम चौथे एग्जाम्पल को भी देखें, हम स्कूल जाते थे। क्या है? हम स्कूल जाते थे। जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम तो वी, उसके बाद से वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे क्या है? जाना। तो जाना के लिए क्या होता है? गो। और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो क्या हो जाएगा? वी वेंट टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। और अंत में फुल। क्या बना? वी वेंट टू स्कूल। हम स्कूल जाते थे। तो इस प्रकार से हम वाक्यों का हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट बनाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो अब हम सीखते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जो निगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसका ट्रांसलेट बनाने के लिए भी कुछ रूल का हमें अनुसरण करना होता है, जिसमें से रूल नंबर पहला, नहीं के लिए डिड नॉट। किसका प्रयोग करते हैं हम? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और कभी नहीं के लिए, कभी नहीं, यदि वाक्य के बीच में यदि कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हम नेवर, नेवर का प्रयोग करते हैं। यह जो था हमारा पहला रूल, यह हमारा दूसरा रूल है। तो देखिए जो निगेटिव सेंटेंस है क्या है? पहला रूल कि नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। और एक जो तीसरा रूल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे ध्यान दीजिएगा कि जब हम वाक्य के बीच में नहीं शब्द सिर्फ आएगा तो उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया है तब उस समय हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो इस रूल को भी आप याद रख लीजिए। नहीं के लिए वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल है कि यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए, क्या नहीं आए, क्या आए, तो कभी नहीं, तो उस समय हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि नहीं आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यदि कभी नहीं शब्द आता है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को भी याद रखिए, जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं डिड नॉट। किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट। उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। जब हमारा क्या होता है, नहीं होता है तो सब्जेक्ट, उसके बाद होता है डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें डिड नॉट या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हम डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो डिड नॉट का। इसमें सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखना है कि हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसी और का प्रयोग करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसी और डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो आप बस यही जानिएगा, इसमें सेम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम नहीं के लिए डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए अभी एग्जांपल नंबर पहला एग्जांपल है, माँ ने खाना नहीं बनाया। क्या है? माँ ने खाना नहीं बनाया। तो इसको हम बनाएंगे ट्रांसलेट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माँ, और माँ के लिए क्या प्रयोग करते हैं? मदर, मदर। और नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मदर डिड नॉट। और बनाने के लिए क्या होगा? तो कुक। किसका? तो कुक। यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और कुक, कुक द फूड, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना? मदर डिड नॉट कुक द फूड। यह जो हमारा क्या पहला एग्जाम्पल हुआ। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल देखें जिसमें क्या है? तो कभी नहीं शब्द। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वह यहां कभी नहीं आया। तो इसके लिए देखिए यह वाक्य क्या है? वह यहाँ कभी नहीं आया। तो देखिए यह जो वाक्य है इसमें क्या है? कभी नहीं। तो जब आपको कभी नहीं वाक्य के बीच में मिले तो आप याद रखिएगा रूल नंबर चौथे को, कि कभी नहीं जब आए तो वर्ब की किसका प्रयोग करना है? तो सेकेंड फॉर्म का हमें प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। उसके बाद से हम इसका ट्रांसलेट बनाना शुरू करें। तो देखिए जो हमारा फार्मूला है क्या है? कि सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो कभी नहीं आया है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो नेवर का प्रयोग करते हैं, जो हम आपको रूल नंबर दूसरे में बताए हैं कि कभी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का। और नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डिड नॉट का। तो यहाँ पे क्या है? कभी नहीं, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे नेवर का। प्रयोग करेंगे तो नेवर का। तो देखिए इसका हम ट्रांसलेट बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तो ही। उसके बाद से क्या होता है हमारा? डिड नॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कभी नहीं, तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करेंगे? तो नेवर का। किसका करेंगे?
तो नेवर का, तो हो गया ही नेवर। उसके बाद आना के लिए क्या होता है, तो कम, ही नेवर। और यहां जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, उसके लिए क्या होता है, तो हियर। और अंत में फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य क्या था, वह यहाँ कभी नहीं आया। तो इसका ट्रांसलेट क्या बना, ही नेवर हियर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम एक तीसरे एग्जाम्पल को देखें, मैंने कार नहीं खरीदी। तो मैंने कार नहीं खरीदी, तो इसका भी ट्रांसलेट यदि बनाए तो क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो क्या हो गया आई। उसके बाद से क्या है, नहीं। क्या आया है, तो वाक्य में सिर्फ नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो डिड नॉट, डिड नॉट। और खरीदना के लिए क्या होता है, परचेज, परचेज। He did not purchase car। और अंत में फुल स्टॉप। क्या बना, I did not purchase car। मैंने कार नहीं खरीदी। तो यह रहा हमारा क्या, तीसरा एग्जाम्पल। अब हम बना, तो अभी तक ने हमें सीखा निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम सीखने चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। सेंटेंस, तो देखिए जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें जो पहला रूल है वो यही रूल है कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। क्या करते हैं, क्या के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, क्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डिड का प्रयोग करते हैं। जब हमारे वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उसके लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल यही है कि यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द के स्पेलिंग को सबसे पहले लिखते हैं। किसमें, कि जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। तो यह जो रूल था आप याद कर लीजिए। उसके बाद से हम बताते हैं आपको फॉर्मूला। जो फार्मूला है सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम डिड लिखते हैं। डिड के बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा फार्मूला है कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से होता है हमारा डिड। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का आप जब भी ट्रांसलेट बनाइए तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद से जानिए कि जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएं तो कैसे। एग्जाम्पल नंबर पहला, तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि इसके वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। इसमें से पहला एग्जाम्पल है, तुम बाजार क्यों गई थी। अंत में क्वेश्चन मार्क। हमारा क्या है वाक्य, तुम बाजार क्यों गई थी। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को पहचानेंगे कि इस वाक्य में हम किस फार्मूले का प्रयोग करना
है। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, तो वाक्य के बीच में, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो फार्मूले नंबर 2 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद से हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, और क्यों के लिए क्या होता है, वाई डिड, क्या हुआ, वाई डिड, उसके बाद से क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो यू, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो गो, तो वाई डिड यू गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, वाई डिड यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द था वह वाक्य के बीच में था, तो इसलिए हम फार्मूले नंबर 2 का प्रयोग करके बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या वह वहां गई थी, क्या है, क्या वह वहां गई थी। तो देखिए इस वाक्य में जो क्या शब्द क्या है, वाक्य के शुरू में आया, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो फार्मूले नंबर 1 का। तो इस फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से उसका बनाया जाए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिड, उसके बाद से हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या लिखेंगे, तो ही, यहाँ पे सी होगा, डिड सी, उसके बाद से क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, उसके बाद से क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, यानी कि देयर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, डिड सी गो देयर, क्या वह वहां गई थी। दूसरा एग्जाम्पल हुआ। और इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है उन वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सेम प्रक्रिया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है वही रहता है। तो इसका भी फार्मूला यदि देखा जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, डिड, तो यही रहेगा डिड, डिड, उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का, और इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, डिड का, उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है नॉट, उसके बाद प्रयोग करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यह जो फार्मूला हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक, इसका भी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, उसने एक गीत नहीं गाया। तो जो हमारा वाक्य है, क्या उसने एक गीत नहीं गाया, तो देखिए इसमें जो क्या शब्द क्या है, वाक्य के शुरू में आया, तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे फार्मूले नंबर 1 का। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, तो डिड, उसके बाद से हम क्या प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो उसने के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, ही, उसके बाद से क्या होता है नॉट, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, नहीं है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे नॉट। उसके बाद से प्रयोग करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, गाना, गाना के लिए क्या होता है, सिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत नहीं गाया। ठीक इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का भी ट्रांसलेट
बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए